नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव में जनन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो मानव में जनन संबंधी जो पॉइंट है वो हमारे पशु परिचय भर्ती में स्पष्ट दे रखा है। केवल और केवल मानव में जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसी के बारे में दिया गया है। बाकी जो अन्य जीव है उनमें जनन की जो विधियां है, अलैंगिक जनन है या और भी अन्य जंतु में पौधे हैं या और अन्य जो जंतु होते हैं जिनमें लैंगिक जनन है, उनके बारे में नहीं दिया गया, केवल मानव में जनन के बारे में है। तो मानव जनन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से है, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में मैं एक बार अच्छे से प्रश्न पढ़ूंगा। ठीक है, साथ ही साथ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी मैं एक बार अच्छे से पढ़ूंगा। उसके बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा कि आपकी ओर से उसका आंसर वो क्या होना चाहिए, ताकि आप पता कर सको कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी की वो जांच कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास अच्छी लगने के बाद क्लास को आपको पूरा देखना है। ठीक है, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, और बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आज का प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है। मतलब है इनमें से कौन सा जो भाग है वो नर जनन अंग में से या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, उसकी अपने को पहचान करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी में है शुक्रवाहिनी, ऑप्शन सी में है अंडवाहिनी और ऑप्शन डी में है आपके सीसन। ठीक है, तो इन 4 में से कौन सा जो भाग है वो नर जननांग का भाग नहीं है या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, उसकी अपने को पहचान करनी है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंडवाहिनी, है ना। अंडवाहिनी है वो नर जनन अंग का भाग नहीं है, बाकी वृषण, शुक्रवाहिनी और सीसन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुरुष हार्मोन है। मतलब अपने को पुरुष हार्मोन या जिसको अपन कह सकते हैं कि नर हार्मोन का नाम बताना है ना। तो नर जनन हार्मोन है वो कौन सा है, उसका अपने को नाम बताना है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी में है आपके ग्लूकागोन। तो इन 4 में से कौन सा हार्मोन है वो नर जनन हार्मोन है, उसका अपने को नाम बताना है। ठीक है, तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुष हार्मोन है या जिसको अपन कह सकते हैं कि नर जनन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, टेस्टोस्टेरोन। जो कि जो नर के जो गौण लैंगिक लक्षण होता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना है या साथ ही साथ जो शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ये हार्मोन है वो प्रेरित करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्री जनन हार्मोन है। ठीक है, मतलब मादा हार्मोन का नाम बताना है, स्त्री जनन हार्मोन का अपने को नाम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी में है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी में है ए एवं बी दोनों। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो होगा, वो अपने को बताना है। ठीक है, तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही जो हार्मोन है वो स्त्री जनन हार्मोन है और इन हार्मोनों का जो स्त्रवण है वो अंडाशय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा ये स्रावित होने वाले हार्मोन है। जबकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो वृषणु के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? वृषणु के द्वारा स्रावित होता है और ये अपने नर जनन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? नर जनन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजोनिवृत्ति से क्या अभिप्राय है?
मतलब रजोनिवृत्ति है वो किसको कहता है, इसको अंग्रेजी में मिनीपोज भी कहता है। ठीक है, तो मिनीपोज या रजोनिवृत्ति का क्या मतलब है वो अपने को बताना है। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपके यौनारंभ, ऑप्शन बी में है ऋतुस्राव का प्रारंभ, ऑप्शन सी में है ऋतुस्राव का अंत, और ऑप्शन डी में है ए एवं सी दोनों। ठीक है, तो रजोनिवृत्ति से मतलब क्या होता है, एक रजोधर्म होता है और एक रजोनिवृत्ति होता है। ठीक है, ये अपन जो स्त्रियों में जो आर्तव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें अपन इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो रजोनिवृत्ति के बारे में आपको बताना है, तो आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋतुस्राव का अंत, है ना। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रथम बार रजोधर्म की स्थिति उत्पन्न होती है ना। तो जो पहली बार जो रजोधर्म या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, या जिसको अपन शॉर्ट में एमसी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं जो पहली बार होता है, जो 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, उसको रजोदर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रजोदर्शन। अर्थात पहली बार जो माहवारी चक्र आता है ना, या जो एमसी होती है, तो उसको अपन बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। और 50 वर्ष की अवस्था के बाद महिलाओं में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, और अंतिम बार जो रजोदर्शन होता है, या जिसको रजोधर्म होता है अंतिम बार का, तो अंतिम बार के रजोधर्म को ही क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव का अंत। क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव का अंत। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे होने वाली संतति होगी। मतलब है, मैंने जब क्लास ली थी तो उस क्लास में आपको मैंने बताया था कि नर के अंदर जो शुक्राणु है वो 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो X प्रकार का और एक Y प्रकार के शुक्राणु। आधे शुक्राणु होता है जो वीर्य होता है ना, जो सीमेन होता है पुरुष का, उस पुरुष के वीर्य में आधे जो शुक्राणु होते हैं वो होते हैं X गुणसूत्रों वाले, और आधे होते हैं अपने Y वाले। ठीक है, तो यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो होने वाली संतान कौन सी होगी? लड़का होगा या लड़की होगी? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी है लड़की, ऑप्शन सी में है न लड़का न लड़की, और ऑप्शन डी में है आपके कुछ नहीं कह सकते हैं। तो समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़की, है ना। तो यदि X गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ में निषेचन करता है तो लड़की होती है, क्योंकि अंडाणु हमेशा XX प्रकार के ही होता है। ठीक है, जबकि शुक्राणु है वो X प्रकार के भी होते हैं और Y प्रकार के भी ही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे होने वाली संतति होगी। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी न लड़का न लड़की, और ऑप्शन डी में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लड़का, है ना। मतलब Y गुणसूत्रों वाला शुक्राणु X अंडाणु के साथ में संलयन करता है तो होने वाली जो संततियां हैं वो कौन होती है? लड़के होते हैं। कौन होते हैं? लड़के होते हैं। और यदि X वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ में, क्योंकि अंडाणु हमेशा X प्रकार का ही होता है ना, जबकि शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, X और Y, तो X वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ में निषेचन करता है तो होने वाली संतान क्या हो जाएगी? होने वाली संतान लड़की होगी। और Y गुणसूत्रों वाला शुक्राणु यदि अंडाणु के साथ में निषेचन करता है तो होने वाली जो संतान है वो क्या हो जाएगी? लड़का हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब है शुक्राणु का निर्माण है वो कहाँ पर होता है, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है वृषण में, ऑप्शन सी है शुक्राशय में, और ऑप्शन डी है शुक्रवाहिनी में। तो इनमें से आपको बताना है कि शुक्राणु है उसका उत्पादन है वो कहाँ होता है ना। शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण है वो होता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो नर जनन तंत्र के कौन से भाग में संपन्न होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका
अब स्टार्ट होता है समय आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, वृषण में। किसमें? वृषण में। वृषणों में क्या होती है? वृषणों में शुक्रजनक नलिकाएं होती है, अर्थात शुक्राणु का उत्पादन करने वाली नलिकाएं होती है। शुक्राणु का उत्पादन करने वाली जो नलिकाएं होती है उनमें शुक्राणु मात्र कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं? शुक्राणु मात्री कोशिकाएं होती है। उन शुक्राणु मात्री कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग है, मतलब नर जनन तंत्र का कौन सा है वो भाग है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी में है फैलोपियन ट्यूब और ऑप्शन डी में है योनि। तो इनमें से कौन सा जो भाग है वो नर जनन तंत्र का है? ठीक है, एक भाग इसमें से नर जनन तंत्र का है और बाकी जो 3 भाग है वो दिए हुए वो आपके मादा जनन तंत्र के। तो अपने को केवल नर जनन तंत्र वाले भाग की पहचान करनी है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि है वो नर जनन तंत्र का भाग होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय है या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां। ठीक है, तो ये है नर जनन तंत्र के भाग होते हैं। जबकि अंडाशय है और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब किसको बोलता है? अंडवाहिनी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हिंदी में? अंडवाहिनी को। और योनि है, गर्भाशय है, तो ये जो भाग होते हैं वो अपने मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। किसके होते हैं? मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचन क्रिया होती है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी में है फैलोपियन ट्यूब और ऑप्शन डी में है योनि। मतलब मानव में या मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया है ना, निषेचन किसको बोलते हैं? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप ही क्या बनता है? युग्मनज, और युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, और एक बच्चे का जन्म है वो होता है बाद में, 9 महीने बाद में। तो ये जो पहले शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने की जो प्रक्रिया, अर्थात जो ये निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके 4 दिए हुए, तो इनमें से आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को अपन हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। तो मानव में जो शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने की जो प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी का एक भाग होता है संकीर्ण पथ, है ना, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया वो होती है ना। शुक्राणु योनि मार्ग से गति करता हुआ ऊपर की ओर जाता है और उधर से अंडाणु आता है, ठीक है, अंडवाहिनी के अंदर। तो वहाँ पे वो दोनों मिल जाता है और निषेचन की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज जाइगोट स्थापित होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी में है अंडाशय, ऑप्शन सी में है फैलोपियन ट्यूब और ऑप्शन डी में है योनि। मतलब निषेचन के पश्चात, निषेचन किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन जाइगोट। ठीक है, तो ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब उससे जो युग्मनज बनता है निषेचन के बाद, ये युग्मनज किस भाग में स्थापित होता है? मादा शरीर के अंदर, या मादा शरीर का जो जनन तंत्र है, ठीक है, तो उसके किस भाग में है वो स्थापित होता है, ताकि बाद में 9 महीने तक गर्भ का परिवर्धन हो और उसके बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। तो उस युग्मनज का स्थापन है वो किस में होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपके गर्भाशय, ऑप्शन बी में है अंडाशय, ऑप्शन सी में है फैलोपियन ट्यूब और ऑप्शन डी में है योनि। तो इनमें से आपको बताना है। समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भाशय। ठीक है,
तो गर्भाशय में युग्मनज है वो स्थापित होता है और बाद में युग्मनज से बाद 9 महीने तक का जो भ्रूणीय परिवर्धन है वो गर्भाशय के अंदर ही होता रहता है, ठीक है। और 9 महीने बाद एक शिशु का जन्म होता है, उस प्रक्रिया को अपन प्रसव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। शिशु के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव प्रक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? प्रसव प्रक्रिया बोलते हैं। तो गर्भाशय में ही तो गर्भ होता है। अरे ये तो अपन जानते हैं कि गर्भ, बार बार अपन गर्भ का नाम तो लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए गर्भाशय रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? मतलब युग्मनज से संपूर्ण या पूर्ण विकसित गर्भ का जो निर्माण है या एक नवजात शिशु का जो निर्माण है वो लगभग कितने दिनों में पूर्ण हो जाता है? ऑप्शन ए है 100 दिन, ऑप्शन बी है 200 दिन, ऑप्शन सी में है 150 दिन और ऑप्शन डी में है 270 से 280 दिन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 270 से 280 दिन लगभग, है ना। ध्यान रखना है ना। मतलब 9 महीने, अरे 270 में 9 महीने का भाग लगा दो, लगभग 9 या 27, 270 दिन हो जाता है लगभग। तो 270 से 280 दिन है वो एक गर्भावधि का समय होता है। हालांकि इससे कम भी हो सकता है, कम से कम 7 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 या 11 महीने भी हो सकता है। ये भी कई केसों में होता है। जाना, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें 7 या 7.5 या 8 महीने का बच्चा है वो भी जन्म ले लेता है। तो डॉक्टर है उसको प्रारंभिक कुछ दिनों में आईसीयू में रखते हैं या नहीं रखते हैं? आपने समाज में सुना ही होगा, है ना, कि 7 या 8 महीने के बच्चे ने जन्म ले लिया तो डॉक्टर है उसका जब तक भ्रूणीय विकास थोड़े दिनों का बाकी रह जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्थितियों में 9 महीने से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है ना, 10.5 महीने भी लग सकता है। ये भी कुछ केसों में ऐसा देखने को मिला है। पर जो सामान्य जो अवधि है वो 270 से 280 दिन की होती है, लगभग 9.5 महीने के आसपास या 9 महीने के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है? मतलब निषेचन के पश्चात यदि जो अंड कोशिका है अर्थात मादा युग्मक है, मादा युग्मक का निषेचन नहीं होगा तो ये कितने दिन तक है वो जीवित रहेगी? तो ऑप्शन है ए है आपके 1 दिन, ऑप्शन बी में है आपके 2 दिन और ऑप्शन सी में है 3 दिन और ऑप्शन डी में है 4 दिन। तो इनमें से राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 दिन। लगभग यदि अंड कोशिका है और उसका निषेचन नहीं होता है ना, अंडोत्सर्ग के बाद जो अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो वो 1 दिन तक जीवित रहेगी, उसके पश्चात वो स्वतः ही अपघटित होकर नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजोधर्म की लगभग अवधि है ना, जो महिलाओं में जो होने वाला जो माहवारी चक्र है ना, जिसको अपन रजोधर्म बोलते हैं, माहवारी या ऋतुस्राव चक्र या अंग्रेजी में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, शॉर्ट में जिसको अपन एमसी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रजोधर्म है, एमसी है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो माहवारी चक्र है, इसकी अवधि है वो लगभग कितने दिनों की होती है, ठीक है। मतलब ये कितने दिनों तक रहता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 दिन, ऑप्शन बी है 2 से 8 दिन, ऑप्शन सी में है 3 से 5 दिन और ऑप्शन डी में है 14 दिन। तो इनमें से राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 से 5 दिन। लगभग एवरेज की अपन बात करें तो 3 से 5 दिन तक है वो रजोधर्म का टाइम पीरियड है वो रहता है, ठीक है। वैसे इसका आंसर 2 से 8 दिन भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम है वो 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा है वो 8 दिन तक तो ये चलता है। पर एवरेज यदि निकाले तो 3 से 5 दिन है वो रजोधर्म की अवधि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शुक्राशय अपने स्राव को किस में डालते हैं? ऑप्शन ए है शुक्रवाहिका में,
ऑप्शन बी है शुक्रवाही मूत्रवाहिका में, ऑप्शन सी है अंडाशय में, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी में भी नहीं। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो भी तरल निकलता है और शुक्राशय के द्वारा जो तरल निकलता है, इन दोनों के जो तरल है, जो स्राव है, वो किस में डाले जाते हैं। ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय दोनों ही नर जनन तंत्र की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो निकलने वाले जो स्राव है वो शुक्राणु के साथ में मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वीर्य का। मतलब वीर्य में केवल शुक्राणु नहीं होता है, वीर्य में शुक्राणु के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला तरल भी होता है जो कि क्षारीय होता है, और शुक्राशय के द्वारा निकलने वाला तरल है वो भी शामिल होता है। ये मिलकर है वो वीर्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये अपने स्राव है वो किस में डालती है, दोनों ही जो ग्रंथि है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए, इनमें से आपको राइट आंसर है वो बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्रवाहिका में। किसमें? शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका कहाँ से निकलती है? वृषणु से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वृषणु से निकलती है, और ये शुक्रवाहिका शुक्राणु को लेकर आती है। ठीक है, जब ये आती है रास्ते में, तो रास्ते में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय भी होता है अगल बगल में, साइडों में। ठीक है, तो उनके स्राव भी उसमें मिला दिए जाते हैं। तो शुक्राणु के अंदर कौन मिल गया? प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, और शुक्राशय का स्राव है वो मिल गया। तो इस प्रकार वीर्य बन गए। अब ये शुक्रवाहिका आगे जाकर मूत्रवाहिका में वो खुल जाती है। ठीक है, तो ये आपको इतनी सी जानकारी इसके बारे में और ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग असुरक्षित यौन संबंध द्वारा फैलता है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो रोग है वो यदि अपन असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, या एक से अधिक है, कोई पुरुष है महिलाओं के साथ, या कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ है, असुरक्षित यौन संबंध बनाती है ना, मतलब बिना गर्भ निरोधक युक्तियों का इस्तेमाल किए हुए, है ना, खास तौर पे अपन बात करें तो निरोध या कंडोम का इस्तेमाल किए हुए। ठीक है, तो उसके द्वारा कौन सा जो जो लैंगिक रोग है वो हो सकता है, उसके बारे में अपने को बताना है। ऑप्शन ए है गोनोरिया या सुजाक, ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन सी में है आपके एड्स, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इन चार में से आपको राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब यहाँ पर दिए गए सभी जो रोग है वो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलने वाले रोग है ना, या इसको अपन जनन रोग भी बोल सकते हैं ना, लैंगिक रोग, लैंगिक संचरण रोग, सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज है ना, एसटीडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? ये एसटीडी रोगों में शामिल है। ठीक है, तो गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स, गोनोरिया को अपन सुजाक भी बोलते हैं। तो ये तीनों यौन संचारित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों अंडवाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैली नुमा संरचना का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? है ना, मतलब मादाओं में अंडाशय कितना होता है? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? दो अंडाशय। दोनों अंडाशयों से एक एक नलिकाएं निकलती है जिनको बोलते हैं अपन अंडवाहिनियां। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनियां। आगे चलकर ये दोनों अंडवाहिनियां वो संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है, जुड़कर एक पेशीय थैली के समान संरचना का निर्माण करती है। उस संरचना को क्या कहता है, उसका अपने को नाम है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंडाशय, ऑप्शन बी में है योनि, ऑप्शन सी में है गर्भाशय, और ऑप्शन डी में है मूत्रवाहिनी। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी गर्भाशय, है ना। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर थैलीनुमा जो संरचना बनाते हैं उसी को गर्भाशय कहता है, और गर्भाशय में ही गर्भ का परिवर्धन है वो होता है। ठीक है, या युग्मनज है वो गर्भाशय में स्थापित होता है, और आगे का परिवर्धन है वो गर्भाशय में ही कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं में कोपर्टी को स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है योनि, ऑप्शन सी है गर्भाशय, और ऑप्शन डी है मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो महिलाओं में जो कोपर्टी होती है, कोपर्टी क्या होती है? ये गर्भ निरोधक युक्ति होती है ना, जिनको अपन बोलते हैं अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। ये कोपर्टी वगैरह है, और भी इनमें लिपलूप्स है,
इस प्रकार की बहुत सारी गर्भ निरोधक युक्तियाँ हैं जो महिलाओं के शरीर के भीतर लगाई जाती है, ठीक है, जो कि अवांछित गर्भधारण को रोकती है। तो इनको कहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है, ये अपने को बताना है। इनको अंत्य गर्भाशय युक्तियाँ बोलता है, ठीक है, या अंग्रेजी में बोलता है आईयूडी। क्या बोलता है? आईयूडी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ लगाई जाती है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भाशय, है ना। इनको अंतः गर्भाशय युक्तियां कहा जाता है और इन युक्तियों को गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है। ये अवांछित गर्भधारण को रोकती है ना। जैसे कंडोम होता है ना, तो कंडोम या जो निरोध होता है, ठीक है, वो भी गर्भधारण को रोकता है। ऐसे ही ये मादा शरीर के अंदर स्थापित की जाती है, कॉपर की बनी होती है इसलिए, और अंग्रेजी के टी के आकार की होती है इसलिए इसको कॉपर टी कहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भ्रूण को पोषण व उपयोगी पदार्थ उपलब्ध करवाती है जबकि अपशिष्ट पदार्थों को के उत्सर्जन में सहायता प्रदान करती है। मतलब भ्रूण की उस संरचना का अपने को नाम बताना है जो मातृक रक्त से या माता के रुधिर में जो भी पोषक पदार्थ और उपयोगी पदार्थ होते हैं वो तो भ्रूण को उपलब्ध करवा दी है, ठीक है। और भ्रूण के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उन अपशिष्ट पदार्थों को माता के रुधिर में डालकर उस सर्जन में सहायता प्रदान करती है। तो उस भ्रूणीय संरचना का नाम अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है अंडाशय, ऑप्शन बी में है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी में है गर्भाशय और ऑप्शन डी में है मूत्रवाहिनी। तो इन 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। समय आपका भी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा, या जिसको अपन बोलते हैं अपनी जनरल भाषा में आंवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंवल, और हिंदी में बोलते हैं अपरा। अपरा या प्लेसेंटा। अरे अपने जो नाभिक वाला जो स्थान है ना, वो अपरा या प्लेसेंटा का ही होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। जब हम जन्म लेते हैं या बच्चे का जन्म होता है तो उस अपरा को वहाँ से काट दिया जाता है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर वो काट कर अलग कर देता है, और वो जो शेष बचा हुआ स्थान है वो हमारे नाभिक के स्थान के रूप में शेष बच जाता है ना। वो जो नाभिक होती है वो वहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ती है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा जो होती है, अपरा या आंवल बोलता है जिसको, है ना। तो ये अपरा या आंवल या प्लेसेंटा है, वही पोषक पदार्थों और उत्सर्जित पदार्थों के आदान प्रदान करने का कार्य भ्रूण और रक्त के बीच में करती है, मातृक रक्त के बीच में करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारे लिए अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंडाणु का मतलब हो गया अपने मादा युग्मक और शुक्राणु का मतलब हो गया नर युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी में है निषेचन, ऑप्शन सी में है प्रकीर्णन और ऑप्शन डी में है अंडजनन। तो इनमें से राइट आंसर वो क्या होगा वो आपको बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचन, है ना। निषेचन, या जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया वो कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। और निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है उसको कहाँ स्थापित किया जाता है? उसका रोपण है वो होता है गर्भाशय में, ठीक है। और लगभग 270 से 280 दिन की अवधि के बाद एक नवजात स्वस्थ शिशु का वो जन्म होता है। उस क्रिया को अपन बोलता है प्रसव। क्या बोलता है? प्रसव बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वो अपने को बतानी है। ऑप्शन ए है 46 46, ऑप्शन बी में है 44 44, ऑप्शन सी में है 22 22 और ऑप्शन डी में है 23 मतलब 23। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
23, मतलब 23 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होता है और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र ही होता है। जबकि मनुष्य की जो प्रत्येक जो कोशिका होती है ना, शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ दे तो बाकी शरीर की शेष जो कोशिकाएं होती है ना, जिनको अपन कायिक कोशिकाएं भी कह सकता है, तो उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 46। कितनी होती है? 46। मतलब मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। परंतु जब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी आधी रह जाती है। तो शुक्राणु में आधे गुणसूत्र 46 के आधे 23 और अंडाणु में भी 46 के आधे 23 गुणसूत्र है वो शेष बचते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। किनमें? शुक्राणु और अंडाणु दोनों में। जबकि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? है ना, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए है XX, ऑप्शन बी में है एक X तथा Y नहीं, ऑप्शन सी में है XY और ऑप्शन डी में है एक Y तथा X नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए XX। मतलब स्त्रियों में जो गुणसूत्र है वो XX प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र की बात करें तो। ठीक है, जबकि पुरुषों में कौन सा होता है? X और Y, है ना, XY। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा XX है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राफियन पुट्टिकाएं कहाँ पाई जाती है ना? जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है या ये कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मनुष्य की थायराइड में, ऑप्शन बी में है मनुष्य के प्रोस्टेट में, ऑप्शन सी है स्त्री के अंडाशय में और ऑप्शन डी है पुरुषों के वृषण में या पुरुष के वृषण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है ना। ग्राफियन पुट्टक या जो फॉलिकल जो पुट्टक होता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री के अंडाशय में, है ना। जो फॉलिकल जो पुट्टिकाएं होती है या जो ग्राफियन जो पुट्टक होता है वो कहाँ पर बनते हैं? वो बनता है स्त्री के अंडाशय में। कहाँ बनता है? स्त्री के अंडाशय में बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैथुन क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है। मतलब जब एक पुरुष है वो एक महिला के साथ में यौन संबंध बनाता है, ठीक है, सहवास करता है, ठीक है, या संभोग करता है, तो संभोग के समय जब जो नर है वो अपना लिंग है वो मादा की योनि में डालता है, तो उस समय योनि को चिकना बनाया जाता है वीर्य के द्वारा। किसके द्वारा? वीर्य के द्वारा। तो वीर्य में कुछ भाग होता है। वीर्य में जैसे बात करें, मैंने पहले भी बताया था, शुक्राणु होता है, इसके अलावा कुछ और भी स्राव होते हैं जो वहाँ पर मिलते हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव है वो भी वीर्य में होता है, शुक्राशय का जो स्राव है वो भी वीर्य में होता है। तो इनमें से कौन सा जो स्राव है वो योनि मार्ग को चिकना बनाकर सहवास या संभोग की क्रिया को थोड़ा इजी कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है प्रोस्टेट, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी में है आपके शुक्राशय। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा एक क्षारीय तरल निकलता है, तो वो क्या करता है? योनि को चिकनाहट उत्पन्न कर देता है योनि में, ठीक है, जिसके कारण जो मैथुन की जो प्रक्रिया वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में रज चक्र या MC औसत कितने दिनों पश्चात होता है ना। तो स्त्रियों में जो रज चक्र होता है जिसको अपन माहवारी चक्र भी बोलते हैं, है ना, या जिसको अपन आर्तव चक्र भी बोलते हैं। ध्यान रखना, रज चक्र कहो या माहवारी चक्र कहो या आर्तव चक्र कहो या ऋतुस्राव चक्र कहो, ये सारे नाम इसी के हैं और अंग्रेजी में इसको एक नाम से जानता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको अपन शॉर्ट में MC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MC बोलते हैं। तो ये औसतन कितने दिनों
पश्चात होता है ना। इसका टाइम पीरियड तो मैंने पहले प्रश्न में बताया था 3 से 5 दिन का होता है। कितना? 3 से 5 दिन का। लेकिन ये कितने दिनों बाद वापस दोहराया जाएगा वो आपको समय बताना है। तो ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी में है 20 दिन, ऑप्शन सी में है 32 दिन और ऑप्शन डी में है 28 दिन। ठीक है, ध्यान रखना ये दिनों की संख्या है, क्योंकि ऊपर प्रश्न में कितने दिन पूछ रहा है, तो ये ऑलरेडी दिनों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 28 दिन। मतलब लगभग प्रत्येक महीने के बाद या लगभग 28 दिन बाद है वो इस माहवारी चक्र को महिलाओं में दोहराया जाता है। ठीक है, तो ये एक नेचुरली या एक प्राकृतिक गुण होता है जो एक कर्मिक चक्र के रूप में चलता रहता है और प्रत्येक 28 दिन बाद दोहराया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाशय से परिपक्व अंड को निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब अंडाशय से जो परिपक्व अंड है उसके उत्सर्जन की प्रक्रिया। आप सीधा समझो, प्रश्न को थोड़ा सा सीधा सा समझ लो। मैं इसको वापस रिवाइज कर दूं। अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको कि अंडाशय से परिपक्व अंड के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर होता है, तो उसका उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इम्प्लांटेशन, हिंदी में बोलते हैं आरोपण। ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं निषेचन। ऑप्शन सी में है ओव्यूलेशन, हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और ऑप्शन डी में है अपार्चुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसव। क्या बोलते हैं? प्रसव। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। मतलब अंडाशय से परिपक्व अंडाणु के मुक्त होने की या उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग के नाम से जानी जाती है, ओव्यूलेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बाकी डी में दिया हुआ आपके पार्चुरेशन या प्रसव। प्रसव किसको बोलते हैं? एक बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। ऑप्शन ए में इम्प्लांटेशन आरोपण। आरोपण बोलते हैं गर्भाशय में या युग्मनज का गर्भाशय में रोपित होना, और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को बोलता है निषेचन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योनि में प्रविष्ट शुक्राणु कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? ठीक है, मतलब है मान लिया कि एक पुरुष है वो एक महिला के साथ में संभोग करता है। ठीक है, सहवास करता है, मैथुन करता है। ठीक है, या यौन संबंध बनाता है। तो वो यौन संबंध के दौरान मादा की योनि में अपने शुक्राणु को स्खलित करता है या छोड़ता है। ठीक है, तो ये जो शुक्राणु है वो मादा की योनि में कितने समय तक है वो जीवित रह सकता है। ठीक है, और उस टाइम पीरियड के दौरान निषेचन के भी चांस होता है। ठीक है, तो दिनों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी में है 3 से 4 दिन, ऑप्शन सी में है 5 से 10 दिन और ऑप्शन डी में है 1 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1 से 2 दिन। मतलब लगभग 24 घंटे के कुछ समय बाद तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात शुक्राणु है वो स्वतः अपहासित होकर नष्ट हो जाते हैं, या जो भी उसका योनि का जो अम्लीय माध्यम है वो शुक्राणु को डैमेज कर देता है। एंजाइमिक अपघटन प्रक्रियाओं के द्वारा शुक्राणु है वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? है ना, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु को अपन कहते हैं मादा युग्मक। मतलब मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि अंडाणु के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या बोलता है? अंडोत्सर्ग बोलता है। ठीक है, या ओव्यूलेशन बोलता है। अब की बार पूछा जा रहा है अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शुक्र जनन, ऑप्शन बी है अंड जनन, ऑप्शन सी है अंड निक्षेपण और ऑप्शन डी में अंडोत्सर्ग। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंड जनन, है ना, या ऊजेनेसिस। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस या अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, या यूं कह सकते हैं कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं।
जबकि शुक्र जनन किसको बोलता है? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलता है? शुक्र जनन कहता है। और डी में दिया हुआ अंडोत्सर्ग किसको बोलता है? अभी आपको मैंने बताया परिपक्व अंडाणु का अंडाशय से मुक्त होने की जो प्रक्रिया उसको ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शुक्र जनन, ऑप्शन बी है अंड जनन, ऑप्शन सी है अंड निक्षेपण और ऑप्शन डी में है अंडोत्सर्ग। ठीक है, तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र जनन। मतलब शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया वो क्या कहलाते हैं? शुक्र जनन। अंग्रेजी में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलता है? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये प्रक्रिया होती है वृषण के अंदर। कहाँ होती है? वृषणों के अंदर। जो टेस्टिज होते हैं हमारे नर के टेस्टिज के अंदर ये प्रक्रिया होती है। जबकि अंड जनन की प्रक्रिया मादाओं में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में। कहाँ होती है? अंडाशय में। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन और वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है? शुक्र जनन के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुक्राणु की गति में सहायक है। ठीक है, ऑप्शन ए शुक्राणु की पूंछ, ऑप्शन बी में है शुक्राणु का शीर्ष और ऑप्शन सी में है शुक्राणु का एक्रोसोम और ऑप्शन डी में है शुक्राणु का मध्य भाग। तो शुक्राणु की संरचना के विभिन्न भाग होते हैं। ठीक है, पूंछ है, सिर है, मध्य भाग है। ठीक है, और शीर्ष का एक भाग होता है जिसको अपन एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये शुक्राणु की जो संरचना है उसको अपन देखते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं ये विभिन्न उसके भाग होते हैं। तो जब एक पुरुष एक महिला के साथ में संभोग की क्रिया करता है तो उसकी योनि में वो लाखों की संख्या में शुक्राणु छोड़ता है। वो शुक्राणु योनि में गति करते हुए ऊपर की ओर अंडवाहिनी में जाता है। तो जब वो योनि से गति करता हुआ अंडवाहिनी में ऊपर की ओर जाता है ताकि वो अंडाणु से निषेचन कर सके। ठीक है, तो उस समय उसकी गति है वो किसके कारण होती है, या उस शुक्राणु का कौन सा भाग है वो उसकी गति के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए में आपके शुक्राणु की पूंछ है, ऑप्शन बी में शुक्राणु का शीर्ष, ऑप्शन सी में शुक्राणु का एक्रोसोम और ऑप्शन डी में शुक्राणु का मध्य भाग। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्राणु की पूंछ। शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो शुक्राणु को गति करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संरचना मानव में भ्रूण परिवर्धन से संबंधित है? मतलब भ्रूण का जब परिवर्धन होता है, या यूं मान लो कि अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन के पश्चात बनेगा युग्मनज। युग्मनज को किस में रोपित कर दिया जाएगा? गर्भाशय में उसका रोपण हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद युग्मनज से भ्रूण बनता है। ठीक है, और भ्रूण से फिर एक नवजात शिशु का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। मतलब ये भ्रूणीय जो गर्भावधि की जो अवस्थाएं होती है उनको उनके नाम से इनको जानते हैं ना, गर्भावधि की अवस्थाएं। ठीक है, तो इन अवस्थाओं में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। तो कौन सी अवस्था है उसका संबंध है वो भ्रूण परिवर्तन से है। ठीक है, ऑप्शन ए है मोरूला अवस्था, ऑप्शन बी है ब्लास्टूला अवस्था, ऑप्शन सी है गैस्ट्रूला अवस्था और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला तीनों ही भ्रूणीय परिवर्तन से संबंधित अवस्थाओं के नाम है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रियों में हर माह होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? मतलब मादाओं में जो लगभग पर मंथ है ना 28 दिन के बाद में जो जनन चक्र होता है उस जनन चक्र को अपन किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मध्य चक्र, ऑप्शन बी में है आर्तव चक्र, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समय आपका भी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी आर्तव चक्र। ठीक है, आर्तव चक्र को ही माहवारी चक्र कहते हैं, रजोदर्शन या रजोधर्म बोलते हैं। ठीक है,
या इसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्ट में MC बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम है वो आर्तव चक्र के ही होते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए, या इसको अपन रज चक्र भी बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं? इसको रज चक्र भी बोलते हैं। जबकि जो मध्य चक्र है वो अलग होता है ना, वो दूसरे जंतु में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।